पंसोता साहब, ये सारे का सारा मामला केस अखबारात की जीनत बना हुआ है, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। अब हुकूमत की नज़र में इस केस का इन्हिसार वो 164 का जो बयान है आलम खान साहब के नाम के साथ जो मंसूब हो रहा है, कहाँ दिया, कब दिया, कैसे दिया, एक मैजिस्ट्रेट साहब का नाम भी है, वो तो आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले बताइएगा, आइन की नज़र में, कानून की नज़र में उस बयान की हैसियत क्या है और उसको कितना जो लीगल टर्म्स के अंदर हुकूमत जो है इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकती है? जी सर, ये जो 164 का बयान है जो सीआरपीसी के तहत लिया जाता है जी, इस बयान की वैल्यू देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की 2008 की जजमेंट है जो कहती है कि जब तक कोई एफआईआर एग्जिस्ट नहीं करती तब तक इस बयान की अज खुद जरूरत जो है या उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम है, जीरो है। किसी भी बयान की जो कि 164 के तहत रिकॉर्ड हो या किसी और तरह अगर जिरा नहीं हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर जिस जजमेंट का तज़किरा आपने किया अभी सुप्रीम कोर्ट का अपने इब्तिदाइये में, उसके अंदर 164 के कन्फाइंस डिफाइंड हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी बड़े डिफरेंट हैं। एक शख्स जिसके खिलाफ एबडक्शन की बात हो रही है और उसकी एफआईआर एबडक्शन की एग्जिस्ट कर रही है, उस शख्स को अचानक अदालत में जाकर एक बयान देता है, तो उस बयान की इन इटसेल्फ कितनी वैल्यू होगी वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। साबका अदवार में इसहाक डार साहब का केस जो है वो भी इस तरह डिस्कस होता रहा, उसकी फेट क्या हुई ये भी आपके सामने है। 164 के बयानात अनलेस कि ये भाग के शादी करने वाले केसेस में जब एफआईआर होती हैं, उसके अलावा मैंने अपनी वकालत में कभी सक्सीड करते नहीं देखे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर obtained अंडर ड्यूरेस एंड कोercion। वो भी एस्पेक्ट यहां पर क्लियर नहीं है, क्या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, क्यों ड्यूरेस तो नहीं थी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस एटमॉस्फेयर में इस बयान को लिया जाता है वो एटमॉस्फेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो सवालात की नेचर है, जज आपसे पूछता है 5-6 सवालात कि क्या आप फ्री विल से दे रहे हैं, फिर वो सवाल एग्जैक्ट पर आकर नेचर है। वो इस बयान को जो कि पब्लिक आय में आया, पहले तो उस बयान की हैसियत कोई नहीं है क्योंकि 164 का बयान पब्लिक आय में लाया नहीं जा सकता। उसके बावजूद जिस किस्म का टूटा फूटा बयान लाया गया, मेरा नहीं ख्याल अपनी इस 21 साल की वकालत में जो मैंने देखा है कि इस बयान की बेसिस पर ये केस खान साहब के खिलाफ या फॉर दैट मैटर किसी के खिलाफ भी सक्सीड करेगा। फिर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तफ्तीश एफआईए को नहीं करनी चाहिए थी, जबकि कासिम सूरी साहब इसको चीफ जस्टिस साहब को भेज चुके हैं, तो इस पर बड़ा इजीली एक जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता था, ताकि वो जो एक एस्पेक्ट है बराबरी का, इक्वालिटी ऑफ लॉ का और बायस जो है वो नजर ना आए। आपके सामने राना सनाउल्लाह साहब का बयान। बिल्कुल, आपने ये अच्छा ये मशवरा दिया है, तो बहुत अच्छी तजवीज भी है कि अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा हुकूमत है, उनके पास ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए ये जो कमीशन है बनाने का इख्तियार, वो किस एक्ट के तहत मौजूद है और वो कैसा कमीशन बनाया जा सकता है जिसके ऊपर तमाम जो पार्टीज हैं कंसेंसस हो, मान जाएंगे ठीक है जो भी फैसला होगा इसको मानेंगे। अगर आपने देखा हो तो जी इंक्वायरीज एंड कमीशन एक पुराना कानून है और अब लेटेस्ट जो है वो कानून इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट का तहत, जिसके तहत अभी रिसेंटली काजी फायदा साहब, आमिर फारूक साहब और एक और थर्ड मेंबर जज का कमीशन बनाया था, जिस कमीशन को ऑफ कोर्स फिर वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स स्टे कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट इतनी कन्वीनियंटली वो कमीशन बना सकती थी तो आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कमीशन बना सकती थी, क्योंकि इस केस के रेपरकशंस बहुत हैं। मैं इस वक्त एक इंडिपेंडेंट आदमी की हैसियत से सोच रहा हूं कि अगर खान साहब ने साइफर मामले में कोई खुदा ना खास्ता ऐसा काम किया जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, ये कौमी सलामती का मामला है, तो फिर जो भी शख्स उसको सजा मिलनी चाहिए।